अपना इंट्रोडक्शन लीजिए। सर मेरा नाम अमन मिश्रा है और मैं रीवा से बिलोंग करता हूँ एमपी से। सर मेरी स्कूलिंग सर रीवा से ही हुई है। उसके बाद सर मैंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और सर उसके बाद सर मैंने इंजीनियरिंग की सर बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉलेज भोपाल से। और सर आई हैव ऑल्सो स्टेबलिंग प्रॉब्लम सर। तो सर ये जेनेटिक है सर, मतलब पापा को भी है, अंकल को भी है। रिलैक्स रहो, आप रिलैक्स हो ना। यस सर। ठीक है, रिलैक्स रहो आराम से। डिप्लोमा कहाँ से किया तुमने? सर होगांव पॉलिटेक्निक कॉलेज ओके। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग? यस सर। राइट। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या का टॉपिक लास्ट क्या प्रोजेक्ट है? यू मेंशन अबाउट द प्रोजेक्ट्स एब्रेसिव मशीन। यस सर, एब्रेसिव तो मशीनिंग के बारे में पढ़ा हुआ आपने? हाँ सर। तो कौन सी मशीन वाले रेफर किए हैं? सर ऐसे सर कन्वेंशनल मशीनिंग होती है और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग होती है सर। राइट। तो सर जैसे अपना ड्रिलिंग मशीन हो गया, स्लीपर मशीन और पेट मशीन हो गई सर। और सर ये एब्रेसिव शेड मशीन, इसमें सर पूल उपयोग डायरेक्टली होता नहीं सर, मतलब। और सर फिर मिलिंग मशीन मिलिंग मशीन से हाँ सर, उन पर काम किया है? काम तो नहीं किया सर। लेप पे काम किया है? नहीं सर, ग्राइंडर्स पे काम किया है? काम नो, किसी पे नहीं किया है। सिर्फ उसका डेमो के रूप में आपने लिया है। तो आपने इसमें मेंशन किया है एब्रेसिव मशीन। हाँ सर, ये हमारा प्रोजेक्ट। ये क्या है एक्चुअली? इस प्रोजेक्ट में क्या रहा आपका? सर ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट हुआ सर। इसमें हम लोग मतलब 8 लोग मेंबर्स थे। उसमें सर हम लोगों ने बनाया था सर, एक कंप्रेसर लगाया था। उसके बाद सर उसमें एब्रेसिव क्या होता है? व्हाट इज एब्रेसिव? सर एब्रेसिव से सर कटिंग वो सर जब मटेरियल होता है सर उसमें तो एब्रेसिव बोलते हैं सर। एब्रेसिव में सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन सर ऐसे सर एब्रेसिव बोलते हैं। हाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाँ सर। तो इसका यूज क्या है एक्चुअली आगे? यूज सर मतलब काटने के लिए सर, मतलब जो वर्कपीस होता है उसमें होल करने के लिए और सर काटने के लिए सर एब्रेसिव कटिंग के लिए यूज हाँ करते सर। हैं। ओके। तो एब्रेसिव के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? व्हाट यू कॉल? उसमें आपने सुना होगा उसके कण होते हैं, नुकीले कण होते हैं, पता ही होगा आपको एब्रेसिव के। तो उसमें कुछ पार्टिकल्स का कुछ नेमिंग किया है इस पर्टिकुलर नुकीले पार्टिकल्स को, कुछ आइडिया? हाँ सर, वो मतलब सर एब्रेसिव का समझ नहीं पा रहा सर, एक बार और क्वेश्चन करें। जो एब्रेसिव आपने बताया है, एब्रेसिव के और महीन पार्टिकल्स होते हैं, उसमें नुकीलापन होता है। हाँ सर। और वही पर्पस है कि वो काटता है किसी भी जॉब, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हमें एब्रेसिव कणों को हम बॉन्डिंग करके एक व्हील तैयार करते हैं, राइट? और बिगर पार्टिकल्स हो गया वो उस कटिंग, और कटिंग कौन कर रहा है उसमें? क्या नाम दिया उसको जो कटिंग करता है? एब्रेसिव हो गया था मोटा, जो कंप्लीट जो आपने बताया पार्ट्स जो पार्टिकल्स हैं उनको हमने इकट्ठा करके बॉन्डिंग करके बना दिया व्हील, राइट? अब आपको कटिंग करना, आपने बोला कटिंग करता है तो उस ग्रेन होता है सर, ग्रेन। हाँ सर। ओके तो सर वो कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन सर, तो फाइन ग्रेन होता है सर, उसको हार्ड मटेरियल के लिए यूज करते हैं और जो कोर्स ग्रेन होता है उसको सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज करते हैं। अच्छी बात। ये जो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं उसका कुछ टेंटेटिव साइज कितना होता है? आपने तो काम किया तो पता होगा कि एस्टिमेटेड साइज। सर हमने सिलिका लिया था सर, सिलिकॉन सर, सिलिका सैंड होती है ना सर, सैंड, हाँ। उसका यूज करते हैं। तो डायरेक्ट रॉ सिलिका यूज कर लिया? हाँ सर, वो यूज किया था। किस अभी आपने बोला था सिलिकॉन कार्बाइड यूज किया था? नहीं सर, ये एब्रेसिव के सर पार्ट्स बताया था मैंने, ताकि हम उसमें सिलिका यूज किया। सिलिका का यूज किया। और क्या किया था आपने प्रोजेक्ट में फिर? और सर फिर सर हमने ग्लास का मटेरियल किया था, उसमें सर होल किया था। ग्लास मटेरियल? ग्लास का मटेरियल क्यों लिया? सर ये सर
सर अच्छा ये बताइए, दो चीज़ें इसी चीज़ से आपकी निकल के आती हैं। सबसे पहले तो ग्लास किस टाइप का मटेरियल है? सर क्लास एक सर मतलब स्कूल सर ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल है, बढ़िया है। दूसरी चीज़ ये जो एब्रेसिव जेट मशीनिंग होती है वो किस टाइप के मटेरियल्स में कटिंग के लिए यूज़ की जाती है? सर एब्रेसिव जेट मशीनिंग सर हार्ड मटेरियल के लिए सर होती है सर। और सर ब्रिटल हार्ड ही एक पैरामीटर है। मतलब ब्रिटल मटेरियल हार्ड मटेरियल और सर काटने के लिए सर अपन यूज़ करते हैं। तो आपने ग्लास क्यों लिया, बस यही पूछना था, क्यों प्रोजेक्ट में ग्लास ही क्यों लिया? हार्ड मटेरियल तो और भी है। मतलब क्या इंटेंशन क्या था अपने प्रोजेक्ट में ग्लास लेने का? सर इंटेंशनली सर यही था कि मतलब हम लोगों ने सर जहाँ से आइडिया लिया था तो हमारे वो थे एंटर थे सर। उन्होंने सर हम लोग को बताया था सर ग्लास घरेलू इसमें सर आसानी से होल्ड हो सकता है सिल्का से। तो सर हम लोगों ने किसी पार्टिकल चूज किया था। एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह सर वो कॉस्टली होते हैं इसलिए सर उसको यूज नहीं करते। और कौन से आपके सब्जेक्ट हैं जो इसमें इंटरेस्ट है आपको? थर्मोडायनेमिक्स, सोम, FM, फ्लूइड मैकेनिक्स और सर RAC रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग और सर मटेरियल साइंस। इन दोनों में आप बता सकते हो कौन सा पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल है, कौन सा पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है और क्यों है? अगर कोई आपको डिफाइन कर रहा है क्यों, सिर्फ बताना है 1 और 2 कौन सा पावर एब्जॉर्बिंग कौन सा पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है, सर या दोनों पावर एब्जॉर्बिंग है दोनों पावर प्रोड्यूसिंग है? कौन से उसमें ये किसी भी कोई भी ले लो, पीवी ले लो दोनों, पीवी ले सकते हो, टीएस ले सकते हो, एचएस ले सकते हो। RAC आपका ऐसा आपने बताया तो कि आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वेपर कंप्रेशन एक जब इसका पढ़ा है, यस सर। उसका एचएस डायग्राम बना सकते हो, कैसे काम करता है प्रोसेस बताओ उसकी। पेपर कंप्रेशन सिस्टम एब्जॉर्प्शन सर सिस्टम ऐसा होता है सर कि हम लोग मतलब अमोनिया का यूज करते हैं एज रेफ्रिजरेंट एंड वाटर यूज करते हैं एज एब्जॉर्बर। तो सर एब्जॉर्बर में सर ये जो मतलब सॉल्यूशन होता है वाटर अमोनिया को एब्जॉर्ब करता है सर। उसके बाद ये मतलब जनरेटर में भेजता है सर, वहाँ ये हीट होते हैं। हीट होने के बाद सर अमोनिया पेपर में होती सर कन्वर्ट। उसके बाद सर जो वाटर रहता है इसको भी सॉल्यूशन बोलते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं इसका? सर इसका यूज सर वेयर हाउस वगैरह में मतलब इंडस्ट्रीज में सर यूज करते हैं। अच्छा ये तो बताओ, वेपर कंप्रेशन क्यों यूज नहीं कर सकते? सर पेपर कंप्रेशन सर मतलब मूविंग होती सर इसमें डिवाइसेस, इसलिए सर रेफ्रिजरेंट के लिए वेपर कंप्रेशन मूविंग डिवाइस नहीं क्यों? नहीं सर पंप यूज होता है, मतलब पंप यूज होता है अभी आप लोगों ने जनरेटर यूज जनरेटर मूविंग डिवाइस नहीं है सर। इसमें पेपर ऑपरेशन सर हमारा ऐसा भी है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फिटिंग नहीं होती उधर फिटिंग यूज कर सकते हैं। हाँ वहाँ पे हीट एनर्जी का एनवायरनमेंट फ्रेंडली ज़्यादा कौन सा है, VCRS है VARS है? VCRS ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एक चीज़ और मैं पूछूंगा, आपका ये CV जो दिया है आपने पुराना है क्या? नहीं सर अपडेटेड है। क्योंकि आपके सब्जेक्ट इंटरेस्ट आपने जो बोला है और जो इसमें मेंशन है दोनों अलाइन नहीं है बिल्कुल। हाँ सर ये मतलब मैंने एज अ प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए बनाया था। अभी मैंने BRC का वो हमने थर्मल बोला, RAC बोला, इसमें कहीं नहीं है वो। यहाँ प्रोडक्शन मेंटेनेंस डिजाइनिंग पावर प्लांट है। हाँ सर ये वाला प्राइवेट इंडस्ट्री के डेडिकेटेड लेते हैं सर। अच्छा ये जो रवि सर बोल रहे हैं, ये जो अभी आप जिस तरह से आप हवा की बात कर रहे हैं,
क्या है भाव एक्चुअली, कहाँ इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे मुंबई में सर। ट्रॉम्बे मुंबई, राइट। हम शक्ति नगर। तो इसके बारे में पता है क्या है? हाँ सर, थोड़ा पता है सर। है? सर पावर एटॉमिक रिसर्च सेंटर है सर। इसमें सर Atomic Research Center, right? हाँ सर, इसमें सर एटम से रिलेटेड सर रिसर्च होती है सर, और इसमें इलेक्ट्रिक सिटी भी बनाई जाती है सर। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन सर, इसमें ये भी है सर। और इसमें एक वो होता है सर एलिमेंट यूरेनियम, उसका यूज होता है सर। मतलब यूरेनियम क्या करते हैं एक्चुअली? कर लो तो यूरेनियम क्या है? कुछ है? यूरेनियम सर दो प्रकार के यूरेनियम होते हैं सर, यहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं था। हाँ ठीक है। तो सर इसका यूज करके सर हम इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन, राइट? जनरेशन करते हैं सर। और इसमें एक रजिस्टर होता है सर, रजिस्टर में होता है इसलिए ऐसा। So uranium is being used for atomic also. Uranium is being used for atomic purposes also. हाँ सर। तो जो ये जो हम बात कर रहे हैं मशीनिंग, जैसे आप भावा की बात कर रहे हैं, जो मशीनिंग भी चूँकि आप मैकेनिकल से हैं, तो आपका इंटरेस्ट है मशीनिंग में। मशीन की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला हमें कन्वेंशनल मशीन के बारे में पता है, और भी कोई एडवांस मशीनें होती हैं इसको? क्योंकि ये तो रहेगा वहाँ, आप जैसे ऑर्गेनाइज में हम आपको ले रहे हैं, आप ज्वाइन करोगे सपोज, तो इस तरह के जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आएगा तो वो मशीनिंग तो बेसिक रहेगा, मैकेनिकल से जुड़ा वो प्रोसेस में जाएगा। प्रोसेस में ये सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आपने बोला कन्वेंशनल मशीन एंड और भी कोई मशीन होती है? CNC होती है। CNC क्या होता है? कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल होता है सर, इसके बारे में ज़्यादा आइडिया तो ज़्यादा नहीं नहीं है। तो व्हाट इज लेथ मशीन और लेथ मशीन टूल में क्या अंतर है? सर। लेथ मशीन होती है सर जिस पर हम काम करते हैं सर, और टूल होता है सर सिंगल पॉइंट कटिंग। सर का क्वेश्चन है लेथ मशीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेथ मशीन एंड लेथ मशीन टूल एंड लेथ मशीन, राइट? ऐसी बेसिक है, तो थोड़ा सा इसको समझो, समझ जाएगा। मतलब सर लेथ मशीन सर होते हैं वहाँ पे सर हम लोग बहुत ऑपरेशन होते हैं सर, जैसे टर्निंग हो गया, टर्निंग हो गया। मल्टी ऑपरेशंस करते हाँ सर। हैं विद दैट वो सिंगल पॉइंट कटिंग। हाँ सर, विद दैट सिंगल पॉइंट कटिंग। ठीक है। यस सर। जैसे कोई सर ने मुझे जैसे अभी BRC का हेड ऑफिस, इसके अलावा कहाँ कहाँ ब्रांचेस होते हैं? और सर कलकत्ता में सर, हैदराबाद में सर, और इंदौर में भी एक अपना सर, और तमिलनाडु में सर, हैदराबाद में सर, बस इतनी सर 5 ब्रांचेज है सर BRC की। चेयरमैन कौन है सर? हाँ, डायरेक्टर कौन है इनके? मूर्ति सर चौधरी रिटायर्ड हो गए हैं। कौन है? सर अभी मूर्ति है, राइट। वो सर रिटायर हो गए हैं, अभी अपॉइंट होना बाकी है सर। तो ये जो है BRC, इनके कोई ट्रेनिंग स्कूल्स भी हैं? हाँ सर, ट्रेनिंग स्कूल ट्रॉम्बे में भी है सर। कितने हैं टोटल इंडिया काल सर, ट्रॉम्बे में एक्चुअली सर ओनली ट्रॉम्बे में सर 5 ट्रेनिंग स्कूल, और सर काल पक्का में भी सर एक स्कूल, सर एक हैदराबाद में भी। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी सर। और इसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर है। डायरेक्ट प्राइम हाँ। मिनिस्टर। स्टेबल कब होती है? इस तरह से लेवल हुआ था 1956 में सर, होमी जहांगीर पावन सर को स्टैब्लिश किया सर। ये BRC शुरू से नाम BRC था कि बाद में ये चेंज वो किया? सर बाद में हुआ सर, स्टार्टिंग में ऐसा था सर एटॉमिक, सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब सर एटॉमिक से कुछ थोड़ा सा था। तो इसमें जो आपने बताया यूरेनियम का सबसे उत्पादन सर वो कौन सा देश करता है? यूरेनियम सर उत्पादन सर अमेरिका, रूस नहीं करता? रूस भी करता है। अमेरिका से हम लोग मतलब जब अटल बिहारी की सरकार थी उस टाइम पे सर, जब रिसर्च हुआ था उस टाइम पे सर उन्होंने मतलब किया नहीं था, मतलब चुपके से हम लोगों ने एटॉमिक बॉम्ब का यूज किया। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जो एटॉमिक
एक्सपेरिमेंट हुए थे, उसके पहले भी हुए हैं? हाँ सर, इंदिरा गांधी की सरकार में ये कौन सा कब हुए थे? ये सर एग्जैक्ट ईयर तो नहीं पता सर मुझे, हुए थे सर एक बार। पहला पावर प्लांट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट वो कहाँ पे स्टेबल किया गया था? तारापुर में सर, महाराष्ट्र में सर। तो पावर प्रोडक्शन कितना है, कितना परसेंटेज कवर करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट? सर परसेंटेज अगर सर तारापुर की हम बात कर रहे हैं सर, तो इसमें 254 मेगावाट सर ये सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आपने पावर प्लांट, क्योंकि आपने इंटरेस्ट एरिया अपना बताया पावर प्लांट्स, तो वो तो आपको बेसिक इसका क्लियर होना चाहिए। अच्छा, आप ये बताओ न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन में अंतर क्या है? नहीं पता। न्यूक्लियर प्लांट्स में ग्रेफाइट रॉड्स यूज होते हैं क्या? प्लांट्स में ग्रेफाइट सर स्टील प्लांट में आइडिया नहीं है। स्टील प्लांट में क्या यूज होते हैं? स्टील को ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज होती है सर। क्यों? सर स्टील को पिघलाने के लिए सर, मोल्ड करने के लिए। HEG है ना सर मंडीदीप में जो प्लांट, वहाँ पे मैंने काम किया सर, जो मैंने सर वहाँ पे इलेक्ट्रोड ही बनती थी ग्रेफाइट। थर्मोडायनेमिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट आपने बोला था। जी सर। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है और सेकंड लॉ के बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? सर फर्स्ट लॉ क्वांटिटी वाला सर, और सेकंड लॉ क्वालिटी। और सर फर्स्ट लॉ हमें इतना बताता है सर कि एनर्जी मतलब सर एनर्जी एक फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और सर सेकंड लॉ हमें उसकी डायरेक्शन भी बताता है, और ये भी बताता है कि कौन सी एनर्जी कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होती है। डायरेक्शन कैसे बताता है? सर डायरेक्शन ऐसे बताता है सर कि मतलब सर कि मतलब होकर डायरेक्शन होते हैं सर, कि मतलब वो एनर्जी हाई में कन्वर्ट हो रही है और सर हाई फॉर्म में हो रही है सर, तो ऐसा बताता है सर। हाई ग्रेड और लो ग्रेड इसको बोलते हैं, कौन सी एनर्जी होती है? ग्रेड एनर्जी सर हाई ग्रेड होती है अपनी वर्क एनर्जी, और लो ग्रेड होती है हीट। क्यों? हीट सर, क्योंकि हीट टोटल कन्वर्ट होती नहीं है, इसमें सर प्रोसेस होती है, और सर जो वर्क होता है वो टोटली हीट में हो सकता है सर कन्वर्ट, इसलिए सर। आपने इंटरेस्ट में प्रोडक्शन भी लिखा हुआ है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग भी आपका सब्जेक्ट एक एक्सपर्टाइज रहा है। सॉरी सर, वो रिज्यूम अपडेटेड नहीं सर एज ऑन। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन तो हो गई जब आपने प्रोजेक्ट उठाया है एब्रेसिव जेट मशीनिंग का। तो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में कोर डिफरेंस क्या है? सर कन्वेंशनल मशीनिंग में सर डायरेक्ट पूल कांटेक्ट में आता सर पर पीस के, और इसमें सर डायरेक्ट नहीं आता सर, वाइब्रेशन के थ्रू या फिर सर मतलब कुछ रेज के थ्रू। जो सोर्स ऑफ पावर यूज करते हैं अपन एनर्जी के लिए, दोनों में कोई डिफरेंस है कि सेम सोर्स ऑफ एनर्जी दोनों में यूज होती है? सर अगर सोर्स ऑफ एनर्जी देखें तो सर इसमें एक तो सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी यूज़ करते हैं सर, और एब्रेसिव जेट मशीनिंग में भी सर जैसे हमारा वो भी इलेक्ट्रिकल से ही यूज़ होता है। तो इसमें आप एयर सोर्स भी यूज हाँ, करते एयर हैं? सोर्स यूज़ करते हैं। केमिकल्स यूज करते हैं? हाँ सर, होते हैं। हाँ इसी अच्छा, प्रोडक्शन प्रोसेस में बेसिकली आप ये बताइए कितने टाइप के प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं? बेसिक प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन से अपन क्या समझते हैं? प्रोडक्शन से सर अपन समझते हैं सर, जैसे अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ सर, तो मतलब रोलिंग ये अपन करते हैं, एक्सट्रूजन, और सर मैं तो कोर क्लासिफिकेशन पूछ रहा आपसे, बस कोर क्लासिफिकेशन। ये तो आपके एक क्लासिफिकेशन के अंदर के सारे हैं, अब तो कोर क्लासिफिकेशन मेरे को बता दो, 3 4 5 तरीके होते हैं जो भी क्या होते हैं। जैसे आपने ये सारे फॉर्मिंग के एग्जांपल बता दिए, फॉर्मिंग प्रोसेस के एग्जांपल हैं, तो मैंने मान लिया एक फॉर्मिंग की तरीका होता है प्रोडक्शन का, और इसके अलावा कास्टिंग सर, और सर कास्टिंग, हाँ सेविंग सर, मशीनिंग, और सर
वेल्डिंग होता है? हाँ सर, वेल्डिंग भी मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। वेल्डिंग भी। अच्छा, मेंटेनेंस कितने प्रकार के हैं? मेंटेनेंस सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट वर्ड। सर मेंटेनेंस होता है सर, मतलब जो मतलब रोज होता है, मतलब जिसको बोलते हैं Routine रूटीन। maintenance। और सर एक होता है जो मतलब मंथली और ईयरली होता है सर, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस शायद बोलते हैं उसको। प्रिवेंटिव हाँ, preventive। व्हाट इज प्रिवेंटिव? प्रिवेंटिव सर मतलब सर जो मतलब जैसे हमारी मशीन खराब हो रही सर, मतलब उसको मतलब रेगुलर बेसिस में सर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं सर, मतलब हफ्ते हफ्ते में, महीने में सर। रिपीट करें? हाँ सर, रिपीट करें, क्या बोला आपने? रिपीट मतलब रिपीटिव मैं पूछ रहा हूँ, रिपीट करें, प्रिवेंटिव क्या होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? मतलब सर उसको मतलब खराब होने से पहले प्रिवेंट कर सकते हैं सर, उसको सर बोलते हैं। बिफोर एनीथिंग हाँ इज सर। गोइंग टू हैपन, यस सर, इससे पहले हम उसको क्योर करें। हाँ सर, उसको तो दैट आपको उससे क्या होगा? यस सर, उससे होगा क्या? उससे सर हमारा मतलब टाइम भी बचेगा सर, और मतलब जो रूटीन प्रोडक्शन में कंटिन्यू, हाँ सर, हमें डाउन नहीं करनी पड़ेगी प्रोडक्शंस को, हाँ सर, और रूटीन मेंटेन होता रहेगा। होता रहेगा इससे। इसमें अभी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हाँ। ये देखोगे, इससे क्या लॉसेस होते हैं? ये किस कंडीशन में किया जाता है? ब्रेकडाउन मेंटेनेंस सर जब हमारी मशीन खराब हो जाती है और उससे स्टॉप हो जाती है, उस टाइम में सर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है। इससे क्या नुकसान हो सकता है? इससे नुकसान ये हो सकता है सर कि अपनी प्रोडक्शन जो है वो लॉस हो रहा है, तो मतलब वो सर मतलब लॉस होता रहेगा और अपनी कंपनी को नुकसान होगा सर ब्रेकडाउन। इसलिए सर ब्रेकडाउन होने के पहले ही हमको सर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए सर। एम्प्लॉयज़ को भी कोई नुकसान है? हाँ सर, एम्प्लॉयज़ को भी ब्रेकडाउन में नुकसान है सर। चलते चलते सर अगर मशीन मतलब सर अगर बेल्ट वगैरह छूट गया सर उसका, तो उसमें भी सर चोट लग सकती है, इसके तरीके का उसमें नुकसान है, इसमें सर ब्रेकडाउन। What is additive manufacturing? एडिटिव सॉरी आपके ली में आपने प्रोजेक्ट लिया हुआ है मैनुअली ऑपरेटेड पेस्टिसाइड मशीन। इसमें सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप बोल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो ये कुछ नया था ऑलरेडी एग्जिस्टिंग का मॉडिफिकेशन है? एग्जिस्टिंग का मॉडिफिकेशन है। तो इसमें क्या सोलर एनर्जी एज अ सोर्स यूज़ कर रहे हैं? यस सोलर एनर्जी को कैसे यूज़ कर रहे हैं मैकेनिज्म में? और अपनी जो सोलर प्लेट्स आती है सर, उसको अपन ने ऊपर लगाया था, तो सर उसको सन की एनर्जी से रिचार्ज होती थी सर स्टार्टिंग में। उसके बाद सर अपन जब वो आगे इसमें एक मैकेनिज्म था, वो सर बोलते हैं चेन स्प्रोकेट मैकेनिज्म, तो सर इसमें हमने लगाया था, तो सर वो पावर मिलती थी उससे, और सर रोटेटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कौन करता था ये ग्रुप में? सोलर एनर्जी मिल रही, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया? डायरेक्ट सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे थे या किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज़ कर रहे थे? बैटरी भी लगाया। तो मेरा ये कहना है सोलर एनर्जी को आपने केमिकल एनर्जी बैटरी में कन्वर्ट किया, बैटरी से आपने उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ किया मोटर ड्राइव कराने में, जिसमें चेन स्पॉकेट को ड्राइव किया। चेन स्पॉकेट को ड्राइव किया सर, वो रोटेटरी को, तो सर जो टेस्टिस हेड मशीन होती है सर, तो सर मतलब ऐसे ऐसे जो काटने में लगाते हैं सर। आप इंजीनियर हो, ऐसे ऐसे मत करो, आप तो मोशन के नाम बताओ। हाँ सर, तो सर वो चेन स्पॉकेट मेंटेनेंस जो रोटेटरी मोशन होता है उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में अपन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में किया, रेसिप्रोकेटिंग मोशन के बाद वो स्प्रे में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो गया सर, और वो सर चलता गया। तो जो सोलर एनर्जी बेसिकली होती है, अपन ने कन्वर्ट तो कर लिया केमिकल एनर्जी में, फिर उसको इलेक्ट्रिकल में भी। तो सबसे पहले ये बताओ, मान लो मैं प्लैंक्स कांस्टेंट का नाम सुना है क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट लैम्डा, हाँ सर सुना है। तो एक फोटोन की जो एनर्जी कैपेसिटी होगी, अगर एनर्जी माने, तो वो कितनी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? क्योंकि आपने तो पूरा काम ही किया है इस पे, तो कैलकुलेशन तो किया ही होगा कि एक सिंगल यूनिट फोटोन एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है। कैलकुलेशन पार्ट नहीं था बिल्कुल। तो मतलब आप अनकंट्रोल्ड एनर्जी यूज कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट में।
भाई अपन सब्जी बनाते हैं तो तेल भी तो नाप के डालते हैं 50 ml। ऐसा तो नहीं है सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊपर से कॉस्ट इतना ज़्यादा आपने लगा दिया सोलर पैनल पे, आपको लगता है फार्मर उसको सस्टेन करेगा? तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस प्रोजेक्ट पे थोड़ा टेक्निकलिटी प्लस इकोनॉमिक्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट को जरूर स्टडी करें। इसके किसी भी रिसर्च वर्क में इकोनॉमिक्स प्लस उसकी जो टेक्निकलिटीज हैं बहुत मायने रखती हैं फीजिबिलिटी के लिए। बनाने को हम कुछ भी बना दें, सूरज ही खड़ा कर दें खेत में, एक न्यूक्लियर प्लांट बना दें एक खेत को सींचने के लिए, लेकिन क्या इकोनॉमिकली वायबल है वो? थोड़ा इस एंगल से भी इसको देखें। अच्छा, अभी लास्ट मेरा एक छोटा सा पॉइंट और पूछने का है, इसमें जो इसमें लिखा आपने स्प्रेइंग करते हैं, आप करते हैं स्टेज स्प्रे करते हैं, फिर भी कर रहे हैं उसमें स्प्रिंग में यूर यूजिंग नोजल्स आल्सो देखा इसमें नोजल्स में देखा कैसे थी नोजल्स, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ उसमें कुछ होल्स होते होंगे? हाँ सर। ओके, तो कौन सी ड्रिल करती है होल को? इतना इतना महीन जो है हम लोग जो होल्स करते हैं उस नेम तो होगा? नो आइडिया सर। ड्रिल पिट का तो सर आइडिया नहीं, कौन सी ड्रिल यूज करते हैं। परपेचुअल मोशन ऑफ थर्ड काइंड क्या होता है? थर्ड काइंड सर परपेचुअल मोशन ऑफ बड़ा होगा थर्मोडायनामिक्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है। थर्ड काइंड सर एब्सोल्यूट जीरो पे बेस्ड है सर, एंट्रोपी पे सर, मतलब कोई भी मशीन ऐसे वर्क नहीं कर सकती सर जो मतलब एब्सोल्यूट जीरो पे हो सर। सॉरी सर मैंने एग्जैक्ट एब्सोल्यूट जीरो क्या? एब्सोल्यूट जीरो सर टेम्परेचर फिर मतलब उसकी मोशन सर क्या। तो अभी आपने कहाँ ट्रैवल किया है पिछले कुछ दिनों में? सर मुंबई। किस पर्पस से? जॉब के बाद। तो मतलब आपकी हॉबीज ट्रैवलिंग जॉब के लिए है या नहीं सर। अपने इंटरेस्ट के लिए? इंटरेस्ट के लिए। अच्छा, न्यूक्लियर मेडिसिन क्या होता है? नो आइडिया। क्योंकि न्यूक्लियर का यूज देखे हो कि मेडिसिन मतलब मेडिकल लाइन में होगा? एक्सरे कभी देखे हो? हाँ मशीन उसमें हुआ है? हाँ सर ठीक है सर। अच्छा, एक एक रिव्यू दे देते हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ कि कहते हैं छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी, जब तुमने थर्मोडायनामिक्स बताया, थर्मोडायनामिक्स बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट है और मैंने जितने क्वेश्चन पूछे ना एकदम बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये था, देख के बताना था, कुछ नहीं कहना। जितने भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो सारे पावर प्रोड्यूसिंग होते हैं, जितने एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होते हैं वो सारे पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल होते हैं। तो वो तुम्हें देख के बताना था कौन सा वो है। ये बेसिक है, तुम्हारा आरएसी फेवरेट सब्जेक्ट है इसलिए मैंने पूछा था, क्योंकि बाकी तो थर्मोडायनामिक्स में तुम पढ़ ही लेते हो और ऑटो डीजल ये सब तो पता ही होते हैं। तो ये मतलब जितने परपेचुअल थर्ड काइंड बताया मैंने पूछा तुमसे। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4.0 का सबसे बड़ा की एलिमेंट है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, तो तुम्हें आना चाहिए। इसमें प्रिंटिंग वगैरह इतना यूज करते हैं तो इसमें एक चीज़ और आपको आगे आएगा जब भी आपको फॉर इंटरव्यू वहाँ आपको ये आएगा कि भाई आपने अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया और दिस कि भाई आपने जो भी गैप दिए हैं 16 में आपने जाके डिप्लोमा दिया, 19 में 19 से 22 के बीच में आपने कहीं इंडस्ट्रीज में वर्क किया है माइट है, जैसे आपने बोला मैंने HET में, तो उसके बारे में भी ऐसे ही क्वेश्चन डाल कि भाई आपने उस इंडस्ट्रीज में किस तरह का फॉलो किया, किस तरह के आपने प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व किया है, तो उसके लिए आपको पक्का देना पड़ेगा। तुम्हारा ये है दोनों सब्जेक्ट तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग उससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से, ठीक है, और तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट प्रोडक्शन भी नहीं है सर। हाँ BRC में सर मतलब रिज्यूम लेके नहीं जाना सर, नहीं जाना, नहीं पूछना सर, और ओनली वो सब फॉर्म होता है फिलअप अपने प्रोडक्शन का। तो उसमें वो फिर भी तुमसे पूछेंगे वो कि आपका क्या प्रोजेक्ट रहा, पूछ सकते हैं जरूरी है। तुम्हारा ये एजुकेशन और कुछ अजीब सा है। 16 में 10th हुआ, 19 में डिप्लोमा हुआ, 22 में इंजीनियरिंग हुआ, लेकिन 21 में 12 बीच में यस सर वो प्राइवेट तो मत डालो ना ये। डोंट राइट दिस डिप्लोमा डायरेक्ट इंजीनियर वो डालो तुम, इंजीनियर डालो। ऐसा पूछेंगे वहाँ पर तुम हटा देना, साथ में तुम्हारा जो फॉर्म रहेगा उसमें भी तुम्हारी बिल्कुल एक एक डिटेल होगी। ये मत सोचना कि ये अगर वो पूछे तो और डिटेल्ड फॉर्म होगा वो। नहीं, मेरा ख्याल है जब ऑनलाइन भरे होंगे फॉर्म तो ये डाले हो डिटेल।
नहीं सर, ऑनलाइन ओनली डिप्लोमा डाला है। थोड़ा पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे इनको एक फॉर्म देंगे, उसको फिल करना पड़ेगा, तो उसमें इतना तो होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन वो आप ले लेंगे सब कुछ। सर अभी इन बच्चों के इंटरव्यू उनसे मैंने पूछा था सर, Okay. तो उनमें फॉर्म फिलअप हुआ था, तो इंट्रोडक्शन मतलब कहाँ से हुआ, क्वालिफिकेशन इतना ही सर फिलअप हुआ था। अब अगर प्रोजेक्ट वगैरह ये सब कुछ फिलअप नहीं करवाया। क्वालिफिकेशन की सर बात कर रहे हैं, तो बहुत अवेयर है ना, Okay. कंफ्यूज नहीं करना। एक मेरा सर वो भी था कि सर जो इंजीनियरिंग उसको ऐड करना है कि नहीं, क्योंकि सर ये जो वैकेंसी है वो डिप्लोमा के उसके सर साइंटिफिक असिस्टेंट क्यों नहीं है ऐड करो उसको। क्या करो डिफरेंट करके एक बार करो। हाँ कब है ये तुम्हारा ये सर हो गया बेटा सर, हो गया कितना कब सही है? बात कर सकते हैं अपन। 5 अप्रैल को। देखो मेरा रिव्यू तुमको ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि थ्योरी तुम्हारी ठीक लग रही है। ऐसा जैसा तुम बोल रहे हो डिप्लोमा बेस पे है, उस हिसाब से इंजीनियरिंग का तुम बैकअप दे रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेकिन नहीं है। भाभा एडमिन रिसर्च सेंटर का मैं भी इंटरव्यू दे के आया हूँ एज अ बी, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा रहते हैं। जैसे मेरे से जो क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स जब मैंने सब्जेक्ट पूछा था, तो मेरे से ये पूछा था एक पेपर पेन लेके कि ये बलून आप जानते हो उसमें हवा हम भर देते हैं, अब उसको हम छोड़ रहे हैं, आप ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करके बताओ क्या ट्रैजेक्टरी। आप समझ रहे हो लेवल, ये पढ़ा लिखा कहीं नहीं है, ये है कि आपने जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन। और वो बार का मैं साइकोलॉजी आपको बताता हूँ, कभी ये नहीं देखते आपकी नॉलेज क्या है, वो हमेशा देखते हैं आपका अप्रोच क्या है वहां तक पहुंचने का। वो बार बार मेरे को यही बोलते थे आप बनाओ तो, आप करो तो, मतलब वो चाहते थे मैं कुछ करूं ताकि वो मेरा अप्रोच देखे। वो आंसर एक्सपेक्ट आपसे नहीं करते कि आप सही आंसर दो, लेकिन वो ये चाहते हैं कि बच्चा अप्रोच सही करे, तो उसकी अप्रोच क्या है। क्योंकि देखो बार्क हो गए, इसरो हो गए, ये ऐसे इंस्टीट्यूट हैं कि अगर जब तक आपकी खुद की इनोवेटिवनेस क्रिएटिवनेस नहीं होगी, आप उनके किसी काम के नहीं हो। आज आप कुछ नया करोगे तभी तो उस इंस्टीट्यूट के लिए काम के बनोगे। बाकी किताबों में तो लिखा है, किताबों की चीज कराना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी करा रहे हैं, फिर बाहर किसरो का मतलब क्या निकला। तो वो बिल्कुल आपको सपोर्ट करते हैं कि आप कुछ करो नया, उनको भी कुछ नया विजन दे दो कि हाँ यार ये बच्चा सोच तो कुछ नया रहा है, बशर्ते वो लॉजिकली, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली फिट होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ तो भी बना रहे हैं। पता चला अब मैं बोलता हूँ बलून छूटेगा, स्पाइरल बनेगा तो भी चलेगा, ट्रैजेक्टरी बनेगी तो भी चलेगा, और तुमने बना दिया नहीं ये रॉकेट जैसा उड़ जाएगा सीधे, ये तो सीधे ही गलत है, ऐसा तो बलून कभी नहीं आता। तो वो तो समझ जाएंगे तो पूरा इलॉजिकली चल रहा है, कुछ हिसाब किताब नहीं है। तो हमारा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, हमारी थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए, और इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना कि वो तुमको चेक करेंगे ऑन द पीस ऑफ पेपर। उनका ये फिलॉसफी ही रहता है। मतलब हमारे साथ जितने दोस्त गए थे हमने देखा था सबका पैटर्न यही था, सेम था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थोड़ा अपना क्लियर रखो। दूसरी बात है चीजों की इम्पैक्ट के बारे में जानो। जैसे मैंने तुमसे क्या पूछा था, BCRS और BARS दोनों एनवायरमेंट फ्रेंडली कौन है। RSE का पहला एक क्लास पढ़ने वाला भी बता देगा कि BCRS इम्पैक्टफुल एनवायरमेंट के लिए गलत तरीके से है। VARS में अमोनिया यूज होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली वो है। क्यों? क्योंकि सारे ये कौन से वाले गैसेज यूज होते हैं इनमें, या R11, R12 ये सब यूज होते हैं, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते। लेकिन तुमने बोला BCRS ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, ये ब्लंडर है। ये ऐसे मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करने, वन कट ब्लंडर होते हैं ये चेक करने वाले। जबकि तुम बता रहे थे उसमें अमोनिया यूज होता है, तुमको पता था, लेकिन तुमने तब भी आंसर गलत दे दिया। सर अमोनिया से अगर लीक हुआ तो सर एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे होता है? वो एमोनिया में जो भी रेफ्रिजरेंट होता है वो डिसॉल्व चलता है, ऊपर से वो R112 ये R134 R11 इनसे कम इम्पैक्टफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए। ये तो डायरेक्टली क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, डायरेक्टली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमेशा इस चीज को कॉन्सेप्ट रखना कि तुम्हारे नॉलेज में है तो ब्लंडर मत करो, मत बोलो बढ़ जाओ, लेकिन ब्लंडर मत करो। वहाँ प्रैक्टिकल्स भी पूरा प्रैक्टिकल्स ये चीज है। आपके प्रैक्टिकल्स में वहाँ प्रैक्टिकल पक्का ऑनली इंटरव्यू। दूसरा, जितने भी अपने कम्युनिकेशन में ऑनरेबल डिग्निटीज के नाम लोगे, ऑनरेबल के साथ यूज करोगे। जैसे अटल, तुमने बोला था क्या मेरे बीच में अटल जी थे, ऐसे कुछ करके बोला था, वो बहुत ही सुनने में अजीब लगा। जबकि ये जितने डिग्निटी है हमें बनाना है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में, तो इस टाइप से माननीय ऐसा यूज करते हैं। कोई भी डिग्निटरी ऐसा है जो ऑनरेबल माननीय हो सकता है, बी रिस्पेक्टफुल और ग्रेसफुल। ये तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटीज को दिखाता है कि आप कैसे टीम वर्क करो।
तो थोड़ा इन सब शब्दों को यूज करना प्रॉपरली। अपने प्रोजेक्ट को तो तुम ढूंढ लो, प्रोजेक्ट का उठा लो, क्योंकि वो पूछेंगे आपने क्या किया है, और फाइल उठा के हर वो कीवर्ड जो तुमको समझ में नहीं आ रहा उसकी स्टडी कर डालो। वो रहेगा। अब कन्वेंशनल तो बंद खत्म, अब जो नॉन कन्वेंशनल है उसको ही तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए। और फिजन फ्यूजन, बार्क से रिलेटेड, एटॉमिक से रिलेटेड, इन सब का तो बिल्कुल थॉरो नॉलेज है। ग्रेफाइट रॉड बहुत तुमको तुमने अगर जा रहे हो बार में ग्रेफाइट रॉड इन सब के बारे में तो पता होना चाहिए तुम्हें। ऑर्गेनाइजेशन जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, बाहर को या कोई भी, उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, उसकी वर्किंग पता होना चाहिए। उनके चेयरमैन तुमको नहीं पता होंगे चलेगा, लेकिन वो क्या करते हैं नहीं पता है वो नहीं चलेगा, क्योंकि तुम जहाँ जा रहे हो तुमको पता हो कहाँ आ रहे हो। लेकिन न्यूक्लियर फिजन तब तुम बाहर के इंजीनियर जा रहे हो, तुम्हें जो बेसिक है तो वही नहीं पता है। बाकी बढ़िया है, थ्योरेटिकल नॉलेज ठीक है। और स्टैमरिंग से आपने बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, ये कोई वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में नहीं है क्वालिफिकेशन।